Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं वही एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 2। इससे पहले हमने चैप्टर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, और अगर आपने उस वीडियो को अब तक वॉच नहीं करा है तो वीडियो को वॉच करें। और वीडियो को क्यों वॉच करें उसका रीजन मैं अभी बताता हूँ आपको। एक्चुअली इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे वो है आपका ग्लोब के बारे में, और इस ग्लोब में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स ड्रॉ करे गए हैं जो कि लैटिट्यूड्स और उसे लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। बहुत इस चीज से वाकिफ है और बहुत वाकिफ नहीं भी हैं, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या है। ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन है और इस लाइन को अर्थ के ऊपर ड्रॉ करा गया है। एक इमेजिनरी लाइन है, इसके बारे में हम लोग डिटेयली इसके अंदर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं। तो ग्लोब के ऊपर यानी हमारे अर्थ के ऊपर इस तरह के लाइन्स ड्रॉ करे गए हैं। तो इस लाइन्स को स्टडी करने के लिए हमें अर्थ को जानना जरूरी है, और हमें अर्थ की जानकारी इसके प्रीवियस चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में ही मिलेगा, जो कि मैं ऑलरेडी उसका वीडियो बना चुका हूं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उस चैप्टर में हमने ब्रीफ में थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि आपने जो पिछले चैप्टर में जो पढ़ा था सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा, और सोलर सिस्टम में आपने स्पेशली प्लैनेट्स को डिस्कस करी, और उस प्लैनेट में हमने एक यूनिक प्लैनेट की बात करी जिसे हम अर्थ कहते हैं, जिसपे लाइफ एग्जिस्ट होती है और जिसपे हम अभी लैंडेड हैं ऑलरेडी। ठीक है, उस अर्थ प्लैनेट की हमने बात करी, और उसी अर्थ को हम अब धीरे धीरे एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर रहे हैं और उसको डीपली स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पे थोड़ा सा एक स्टेप हमने आगे आए हैं कि हमारा जो अर्थ है वो कंप्लीटली राउंड शेप में नहीं है, वो हमारा कंप्लीटली राउंड शेप में नहीं है। हमने उसमें पोल्स के बारे में पढ़ा था, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल के बारे में। तो उसका जो पोल वाला एरिया है ना वो थोड़ा फ्लैटेंड है। क्या है? फ्लैटेंड है। जस्ट लाइक आप एक ग्लोब को देखे होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, वो एक ग्लोब की तरह दिखाई देता है हमारा अर्थ, और उस ग्लोब यानी उस अर्थ के ऊपर दो इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करे गए हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, और उसी के बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मूव करते हैं फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पेज की तरफ। ओके, सो अब जैसा कि यहां पे देख पा रहे हो, सबसे पहला मैंने ग्लोब की पिक्चर को ही यहां पे रखा है। अब ग्लोब को क्यों रखा है और हम लोग ग्लोब को मान के क्यों चल रहे हैं वो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जरा देखिए ग्लोब एग्जैक्टली होता क्या है, पहले उस चीज को हम समझते हैं। देखो, ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो होता है ना, ट्रू मॉडल है, कंप्लीटली अर्थ को आप इस ग्लोब की तरह एज्यूम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप ग्लोब पे देख पाएंगे कंट्रीज को ड्रॉ करे रहते हैं, कॉन्टिनेंट्स रहते हैं, ओशियंस रहते हैं, और वो सारी चीजें एक करेक्ट साइज में आपको देखने को मिलता है इसके अंदर। जैसे कि ये जो ब्लू कलर वाला इंडिकेशन दिख रहा है ना, ये सारे के सारे वाटर बॉडीज है। ठीक है, अब ये छोटा छोटा जैसे कि इंडिया यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ चाइना है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, इस तरह की कंट्रीज इंडिकेटेड है। अगर इस पूरे लैंड को अगर एक साथ ले लेंगे तो कंप्लीट कॉन्टिनेंट एशिया को दिखाएगा आपका। ठीक है, तो कंप्लीटली ग्लोब में हमें ये सारी चीजें क्या करने को मिल जाता है? देखने को मिल जाता है। अब इस ग्लोब यानी इस अर्थ के ऊपर दो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करे गए हैं जिसे हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कहते हैं। उससे पहले एक चीज जरा देखिए, एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस भी एक इमेजिनरी लाइन है जो कि अपने आप में एक टिल्टेड है। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये ग्लोब जो है कंप्लीटली सीधा नहीं है, वर्टिकली नहीं है, ये झुका हुआ है। देख पा रहे हैं जैसे कि ये कुछ इस तरह के एंगल में क्या किया हुआ है? झुका हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये कंप्लीटली सीधा इस तरह से नहीं है, ये कुछ इस तरह से झुका हुआ है। राइट, तो यहां पे जो झुका हुआ है तो एक लाइन यहां पे एज्यूम करी गई है। एक ऊपर में पोल माना गया है, एक नीचे में पोल माना गया है। ठीक है, ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को नॉर्थ पोल बोलते हैं, और नीचे वाले इस लाइन को हम बोलते हैं साउथ पोल। क्या बोलते हैं? साउथ पोल। और इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो एक लाइन यहाँ पे इमेजिनरी ड्रॉ किया गया है, एक लाइन है यहाँ पर। ठीक है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सिस, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को क्या करता है? ज्वाइन करता है एक दूसरे से। एंड नेक्स्ट, उसी के साथ हमने नॉर्थ पोल देखा, साउथ पोल। अब उसी के साथ देखो, द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स। हमारा अर्थ मूव करता है, हमें अच्छी तरह से पता है कि हमारा अर्थ क्या करता है? मूव करता है। तो मूव करने का जो मूविंग का जो डायरेक्शन है वो क्या है आपका? वेस्ट टू ईस्ट, यानी वेस्ट से लेकर के आपका ईस्ट की तरफ मूव करता है। तो सेम आपका ये जो है ना ग्लोब, ये भी आपका वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है, यानी इस डायरेक्शन को वेस्ट बोलते हैं और इस डायरेक्शन को ईस्ट बोलते हैं। यानी इधर से ये क्या करता? ग्लोब हमारा यानी अर्थ मूव करते रहता है। ठीक है, तो इस ग्लोब को आप एक एज अ अर्थ ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, यहां पे कुछ पिक्चर मैंने दे रखा है। ये सॉलिड अर्थ एक
कांस्टेंट में, ये बैठा हुआ है स्टेबल है, ये कोई मूव नहीं कर रहा है। लेकिन इधर जो दिख रहा है ये मूव कर रहा है। मूव इन द सेंस कि इसकी मूविंग की डायरेक्शन दिख रही है। ऊपर हम जानते हैं अच्छी तरह से, इधर नॉर्थ है, नीचे में साउथ है, इसको हम ईस्ट बोलते हैं और इसको हम वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कुछ इसी तरह से क्या करता है हमारा अर्थ, मूव करते रहते। देख पा रहे हो आप। अब हम उस चीज में देखेंगे, हमारे अर्थ में एक लाइन बीच में ड्रॉ करी गई है, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट कह सकते हैं। ये अर्थ हमारा, अर्थ का पिक्चर है। यहाँ रेड कलर में ये लाइन दिख रही है, ये एक लाइन ड्रॉ करा गया है। ठीक है, अगर इसी अर्थ को आप अगर फ्लैट में देखेंगे, ठीक है, फ्लैट करके, तो वो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ की गई है जो कि दोनों सेम है। यहाँ पे जो लाइन है वही लाइन यहाँ पे भी है। अब ये कुछ कॉन्टिनेंट्स है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बट थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं। ये पूरी दुनिया है आपके सामने, ये पूरी अर्थ है, जो कि नॉर्थ अमेरिका यहाँ देख पा रहे हो, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है एंड देन ऑस्ट्रेलिया है। और नीचे में आपको अंटार्कटिक मिल जाएगा। अगर वाटर बॉडीज की बात करें तो पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, इधर भी पैसिफिक ओशियन है, ऊपर में आर्कटिक ओशियन हो जाएगा और नीचे में इसे आप सदर्न ओशियन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी अर्थ कुछ इस तरह से दिखता है। तो इस अर्थ में क्या करा गया है, बीच में एक लाइन ड्रॉ करी गई है। क्या करी गई है, एक लाइन ड्रॉ करी गई है। अब उस लाइन से हमें यह चीज समझ में आता है कि ये अर्थ को दो बराबर पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात, इस लाइन का नाम क्या है, इक्वेटर है। यानी पूरे इंटायर अर्थ में ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करी गई है जो हमारे पूरे अर्थ को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है। और उस लाइन को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। और वो लाइन जो डिवाइड कर रहा है, एक ऊपर वाले पोर्शन में डिवाइड कर रहा है, एक नीचे वाले पोर्शन में डिवाइड कर रहा है। ऊपर वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बिकॉज वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो नीचे की साइड है, इक्वेटर से नीचे की ओर जो आपका हेमिस्फीयर है, उसे हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर, बिकॉज ये सदर्न डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। दैट इज व्हाई इट इज सदर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये दो बराबर पार्ट्स में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इक्वेटर ये दोनों पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये बात आपने याद रखनी, स्टेप वाइज समझने की कोशिश करें, अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। अब आगे मूव करते हैं। अब वहीं पे आगे हमारा एक लैटिट्यूड्स के बारे में, जो कि चैप्टर का मेन मोटो है, मेन नेम दे रखा है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब उसमें हम मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज करा मैंने, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड समझ में आ रहा है कि कुछ लाइन्स ड्रॉ करे गए हैं, उस लाइन का नाम है हमारा क्या, लैटिट्यूड। बट यहाँ पे पैरेलल वर्ड यूज करा गया है। तो पैरेलल इसलिए यूज करा गया है क्योंकि जितने भी लाइन्स हैं ना वो एक दूसरे के पैरेलल में है। सो इसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहेंगे। अब लैटिट्यूड्स एग्जैक्टली क्या है वो चीज देखो आप, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। जितने भी आपने पैरेलल सर्कल्स ड्रॉ किए गए, जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे हो, यहां पे इक्वेटर है जो हमने अभी पढ़ा, उसके ऊपर कुछ सर्कल्स बना हुआ है। एक सर्कल यहां दिख रहा है, दूसरा यहां है, तीसरा यहां है, चौथा यहां है, फिर कुछ सर्कल्स नीचे भी दिख रहा है आपको। ठीक है, इस तरह के जितने भी सर्कल्स यानी इक्वेटर से ऊपर की ओर, यानी इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ और इक्वेटर से नीचे साउथ पोल की तरफ जो मूव कर रहा है, जितने भी सर्कल्स ड्रॉ करे गए हैं एक दूसरे का, उसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। अब यहां पे एक बात और इंडिकेट करना, यहां पे इक्वेटर को 0 डिग्री में रखा गया है। तो आप याद रखेंगे इक्वेटर कितने डिग्री में है, 0 डिग्री में। और सारे के सारे पैरेलल्स को हम क्या करते हैं, ज्योग्राफर्स ने क्या करा है, डिग्री में इंडिकेट करा है। देख पा रहे हो यहां पर, लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। सारे के सारे लैटिट्यूड्स जो है वो डिग्री में मेजर्ड करी जा रही है। अब यहां पे एक चीज देखोगे आप, 0 डिग्री के बाद डायरेक्ट 30 डिग्री लिख दिया गया है और उसके साथ एन अटैच करा गया है, फिर 60 डिग्री के साथ एन अटैच करा गया है, फिर 90 डिग्री के साथ एन अटैच करा गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस एन का क्या सेंस है और इस एस का क्या सेंस है। बहुत सिंपल है, एन जो है क्योंकि इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ साइड की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी नॉर्थ डायरेक्शन को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। यानी 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और सेम नीचे भी 30 डिग्री जाएगा तो उसके साथ एस अटैच कर देंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड।
क्योंकि जितने लैटिट्यूड्स ऊपर ड्रॉ करी जा रही है उतने लैटिट्यूड्स हमने नीचे भी ड्रॉ करने हैं। तो उसकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एन और एस अटैच करा गया है। यानी एन हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी नॉर्थ साइड को इंडिकेट करेगा और एस हमारा सदर्न हेमिस्फीयर यानी साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। और एक बात आपने हमेशा याद रखना है कि इक्वेटर से ऊपर में जो लाइंस ड्रॉ करी गई है ना, वो 90 लाइंस ड्रॉ करेगी, क्योंकि 0 के बाद 1 आता है यानी 1 डिग्री, फिर 2 आता है 2 डिग्री, फिर 3 आता है 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री। उसी तरह से ये 90 लाइंस ड्रॉ करी गई है जो कि 90 डिग्री तक लेके गया है। तो आप इससे एक बात समझ में आ रही कि 90 लैटिट्यूड्स जो है वो इक्वेटर से ऊपर में है। ऑब्वियसली उतने ही लैटिट्यूड्स आपने फिर सदर्न हेमिस्फीयर में ड्रॉ करा गया है, यानी 90 लैटिट्यूड्स आपके सदर्न में भी हो जाएगा। तो टोटल यहां पे कितने लैटिट्यूड्स नजर आ गए हमें? 9 9 18 180 लैटिट्यूड्स हमारे पास है। और उसके साथ 0 डिग्री में एक इक्वेटर भी है, तो इक्वेटर भी लैटिट्यूड आ जाएगा। इक्वेटर भी आपका लैटिट्यूड, उसमें 1 और ऐड कर देंगे तो इधर हो जाएगा आपका 181। तो आपसे अगर सवाल करा जाए कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं, तो आप बेझिझक कहेंगे 181 लैटिट्यूड्स। आपसे पूछा जाए कैसे, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि इक्वेटर से ऊपर 90 लाइंस ड्रॉ करी गई है और इक्वेटर से नीचे 90 लाइंस ड्रॉ करी गई है। तो 90 प्लस 90 180 और इक्वेटर को अटैच करेंगे तो 181 हो जाएगा। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। हमने बताया अभी कि ये जो इक्वेटर जो लैटिट्यूड है वो 0 डिग्री पे इंडिकेटेड है, 0 डिग्री पे इंडिकेटेड है, उससे रखा गया है। ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। जितने भी इक्वेटर से ऊपर वाले लैटिट्यूड्स हैं उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहते हैं। और सेम थिंग, इक्वेटर से नीचे जितने लैटिट्यूड्स यानी साउथ डायरेक्शन में जितने लैटिट्यूड्स हैं उसे हम क्या बोलते हैं? साउथ लैटिट्यूड्स कहते हैं। साउथ लैटिट्यूड्स कहते हैं। और इसी जगह आपसे एक इंपॉर्टेंट बात और अगर पूछा जाए कि इसमें सबसे लार्जेस्ट इक्वेटर कौन सा है, लार्जेस्ट लैटिट्यूड कौन सा है, तो आप बेझिझक कहेंगे इक्वेटर है। ठीक है, उसी के साथ इक्वेटर को आपने ग्रेट सर्कल भी कहते हैं, ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। सॉरी, यहां पे मेरा पिक्चर आ रहा होगा, आप लोगों को दिखता नहीं होगा, मैं यहां लिख देता हूं। इक्वेटर को आप ग्रेट सर्कल भी कह सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हो गए? 181। आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि ये लैटिट्यूड्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो प्लीज माइंड पे रखें, इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी देर में होने वाली है आपको कि क्यों। ठीक है, अब आगे देखते हैं लैटिट्यूड्स के बाद आपका क्या पॉइंट आता है। अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स को तो हमने पढ़ा। इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ लैटिट्यूड्स जो कि 90 है, इक्वेटर से नीचे भी साउथ लैटिट्यूड्स जो कि 90 है। टोटल 181 लैटिट्यूड्स हमने स्टडी करा। बट इसमें कुछ क्या है? इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं और उस इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के कुछ अपने अपने नेम भी हैं। ठीक है, जैसा कि फर्स्ट में आपने देख रहा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बहुत अच्छी तरह से नाम सुना होगा आपने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि लोकेटेड है 23.5 डिग्री नॉर्थ में। 23.5 डिग्री नॉर्थ में क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। किसमें? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। किस एन लगा हुआ है तो आप समझ ही पा रहे हो कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि 23.5 डिग्री साउथ में है। सेम डिस्टेंस, बट एक है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, दूसरा है आपका सदर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले का नेम है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सदर्न हेमिस्फीयर वाले का नेम है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, in the southern hemisphere. And next, Arctic Circle 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 66.5 डिग्री पे क्या है आपका? आर्कटिक सर्कल है। फिर नीचे आपका अंटार्कटिक सर्कल, सेम डिस्टेंस सदर्न हेमिस्फीयर, दैट इज इन 66.5 डिग्री साउथ आपका इक्वेटर पे। अब जरा आप इधर देखोगे तो ये इंटायर अर्थ नजर आ रहा है। तो ऊपर में हमने नॉर्थ पोल देखा, बीच में इक्वेटर भी देखा और नीचे साउथ पोल भी देखा। बट बीच में देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लिया गया जिसका नेम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे आप 23.5 डिग्री नॉर्थ भी कह सकते हैं। यहां पे एग्जैक्टली दे रखा है तो 23.5 डिग्री नॉर्थ भी कह सकते हैं, या फिर 23:30 मिनट्स भी कह सकते हैं आप नॉर्थ पे। ठीक है, दोनों सेम है, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। उसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में है। उसके बाद आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ में है। उसके बाद अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। अब इसकी क्या जरूरत है इंपॉर्टेंट का, उसकी अंडरस्टैंडिंग अभी तुरंत होने वाली है। आगे मूव कर देखो, हमारी सन जो है पूरी यूनिवर्स को, स्पेशली पूरी यूनिवर्स तो अगर नहीं कहेंगे तो फिर भी हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र अल्टीमेट सोर्स है, एनर्जी का एकमात्र सोर्स है जो हमें सनलाइट से मिलती है।
ठीक है। अब इतना वास्ट सा अर्थ में एक अकेला सन एक बार में पूरा उजाला नहीं कर सकता, अपनी पूरी की पूरी सूरज की रोशनी एक बार में पूरे अर्थ को नहीं देगा, ठीक है। वो फ्लक्चुएट करता है, कहीं पे बहुत ज्यादा गिरता है एक टाइम पे, कहीं दूसरे टाइम पे ज्यादा गिरता है, फिर थर्ड टाइम पे कहीं ज्यादा गिरता है। तो वो अकॉर्डिंग टू सनलाइट हमने क्या करा है, पूरे अर्थ को जो है ना हीट जोन्स में डिवाइड कर रखा है। सनलाइट के अकॉर्डिंग पूरे के पूरे इंटायर अर्थ को हमने क्या कर रखा है, हीट जोन्स में डिवाइड कर रखा है। और उस हीट जोन का नेम है टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड द फ्रीजिड जोन कहते हैं, ठीक है। अब इसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आप जरा देखो, हमने इंपॉर्टेंट पैरेलल्स के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, साउथ पोल, सॉरी इधर अंटार्कटिक सर्कल है यहाँ पे, आर्कटिक सर्कल यहाँ पे और नॉर्थ पोल यहाँ पे। ये कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है। अब जरा देखो, हमने ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे पढ़ा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमने यहाँ पे पढ़ा, राइट। इन दोनों के बीच में सनलाइट क्या होती है, अपना 100% वर्टिकली गिरता है, सीधा सीधा गिरने की वजह से यहां पे बहुत ज्यादा हीट होती है इस रीजन में, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट होती है। उस वजह से इसका नाम, इस जोन का नाम रख दिया गया टॉरिड जोन, टॉरिड जोन, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका आर्कटिक सर्कल, यहां पे है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां पे है। उसके बाद यहां पे अंटार्कटिक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और यहां पे अंटार्कटिक सर्कल। एक बार तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इस जोन में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और इस जोन में यानी सदर्न हेमिस्फीयर में यहां, ठीक है। सनलाइट क्या होती है, थोड़ी सी सनलाइटली गिरती है, वहां पर थोड़ा तिरछा गिरता है। क्या गिरता है? तिरछा। अब टॉरिड जोन में वर्टिकली गिर रहा था, अब यहां क्या गिर रहा है, तिरछा गिर रहा है। तो तिरछा गिरने की वजह से यहां पे गर्मी थोड़ी कम हो जाती है, यहां पे जो उसकी जो हीट होती है वो थोड़ी सी कम पहुंचती है, जिस वजह से इसका नेम क्या रख दिया गया, टेम्परेट जोन। अब ये साउथ टेम्परेट जोन लिखा गया क्योंकि ये साउथ डायरेक्शन में, सदर्न हेमिस्फीयर में है, और ऊपर में ये नॉर्थ टेम्परेट जोन बिकॉज ये नॉर्थ में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, दैट इज व्हाई इट इज नॉर्थ टेम्परेट जोन। तो ये हो गया टेम्परेट जोन, ठीक है। अब थर्ड में आ जाता है आपका फ्रिजिड जोन। अब ऊपर भी फ्रिजिड जोन है, नीचे भी फ्रिजिड जोन है। तो हम जानते हैं इधर 90 डिग्री नॉर्थ पोल है, ठीक है, और 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल। इसके बीच में सनलाइट बहुत ही रेयर केस में पहुंचता है, नहीं पहुंचता, एकदम ना के बराबर में पहुंचता है। और सेम कंडीशन यहां भी होती है, साउथ पोल में 90 डिग्री साउथ में, ठीक है, और अंटार्कटिक सर्कल, इसके बीच में सनलाइट क्या होती है, बहुत रेयर केस में पहुंचती है, बहुत कम लाइट पहुंचा पाती है, जिस वजह से यहां हमेशा क्या रहता है, स्नो यानी बर्फ जमा रहता है, ठीक है। और बर्फ जमा होने की वजह से इस जोन का नाम ही है फ्रिजिड जोन। क्या है? फ्रिजिड जोन। तो ये हीट जोन्स हो गए हमारे अर्थ के, और ये किसकी, सनलाइट के अकॉर्डिंग इस 3 हीट जोन्स में क्या करा गया, इसे डिवाइड करा गया है। अब अगर उसको अगर डिफाइन करना चाहो तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। आपके यहां पर टॉरिड जोन के बारे में लिख दिया है, एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट once a year on all latitudes in between tropic of cancer and the tropic of capricorn। मैंने बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सनलाइट क्या होती है, वर्टिकली गिरती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन बोलते हैं। जाके वहां पे बहुत ज्यादा मैक्सिमम हीट क्या करता है, रिसीव करता है, ठीक है, इसी वजह से इसका नेम है टॉरिड जोन। एंड नेक्स्ट आ जाता है आपका टेम्परेट जोन। थोड़ा सा यहाँ पे सनलाइटली गिरता है, क्या गिरता है यहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इन दोनों के बीच को छोड़ करके अब अगर आगे जाओगे, द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल। अब डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है, जैसे पोल की तरफ मूव करता है सन, तो उसका जो लाइट होता है वो डिक्रीजिंग पॉइंट में चला जाता है, ठीक है। द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच स्लाइटली गिर रहा है, और वही के सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच थोड़ी स्लाइटली पहुंचती है। तो वहां पे क्या होता है, आपका मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं रहता है, मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं रहता है, मॉडरेट रहता है, थोड़ा कम रहता है, इस वजह से उसे हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन बोलते हैं। और जहां तक फ्रिजिड की बात है, तो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में यानी सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है, बहुत ज्यादा ठंड रहती है। इट इज बिकॉज द सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजॉन, मतलब ज्यादा नहीं पहुंच पाता है वहां पर, बहुत रेयर केस में थोड़ा मोड़ा जाता है, जिस वजह से वहां पे बहुत ज्यादा ठंडी लगी रहती है। सो इट्स रेज ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड्स लेस हीट। These are therefore are called the frigid zone, यानी वेरी कोल्ड, बहुत ज्यादा रहती।
तो लैटिट्यूड्स पढ़ के हमें तो एक बात समझ में आई कि सनलाइट का जो अमाउंट है उसे हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं कि कहाँ ज्यादा जा रहा है, कहाँ कम आ रहा है। तो ये लैटिट्यूड से एक बात हमें समझ में आ गई, और सारे के सारे लैटिट्यूड्स जो है आपके डिग्रीज में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात अभी तक पता नहीं चला है, इंपॉर्टेंट बात अभी तक पता नहीं चला है कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का मेन मकसद क्या है। थोड़ा सा बने रहो, मैं बताता हूं। आगे देखिए, अब आते हैं, मूव करते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड्स की तरफ। लैटिट्यूड्स का तो थोड़ा हमने डिस्कशन कर लिया, थोड़ा क्या वही एनफ है, अपने इतना भी समझ लो तो बहुत है आपके लैटिट्यूड्स के लिए। सो अब मूव करेंगे हम लोगों ने किसके लिए, लॉन्गिट्यूड्स के लिए। दूसरा लाइन है, दूसरा इमेजिनरी लाइन है, क्या है, लॉन्गिट्यूड्स। अब लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है जरा देख लो आप। वन ऑफ द इमेजिनरी सर्कल्स पैरेलल फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूड। हमने जब लैटिट्यूड्स की बात करी तो वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। बट लॉन्गिट्यूड्स ऐसा नहीं है, लॉन्गिट्यूड्स आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करेगा, लाइन ड्रॉ करी जाएगी। जैसे आप देख पा रहे हो, ये आपका नॉर्थ पोल है और नीचे आपका साउथ पोल आ जाएगा, और ये लाइन कुछ ऊपर से नीचे आ रही है। भाई साहब जरा ध्यान से देखना, आप नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आपका मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब इस तरह के लाइंस को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड्स बोलेंगे। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट, जिस तरह से आपने क्या कर रहा था उधर लैटिट्यूड्स में इक्वेटर जो है कंप्लीटली दो पार्ट्स में हमारे अर्थ को डिवाइड कर रहा था, उसी तरह से यहां पे एक प्राइम मेरिडियन जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ ड्रॉ करी गई है, ये भी हमारे अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, दूसरे को बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। पहले तो पढ़ा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, अब पढ़ेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर, अब पढ़ेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर के बारे में। और ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कौन करता है, एक बीच में लाइन ड्रॉ करी गई है जिसका नेम है प्राइम मेरिडियन। क्या है भाई, प्राइम मेरिडियन, जो हमारे अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। और एक बात याद रखेंगे, लॉन्गिट्यूड्स को भी डिग्रीज में इंडिकेट करी जाती है, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन जो रखा गया है वो 0 डिग्री पे रखा गया है। अब अगर प्राइम लॉन्गिट्यूड्स का अगर डिफाइन करना चाहो तो आप ये लिख सकते हो, वन ऑफ द इमेजिनरी सर्कल्स पैरेलल टू द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन के जो पैरेलल पे जो भी सर्कल्स ड्रॉ करे गए हैं ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इधर भी है उधर भी है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। सो नेक्स्ट, द प्राइम मेरिडियन एंड 180 मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। मैंने बताया अभी ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दी वेस्टर्न हेमिस्फीयर, एक बात हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब जरा देखो, ये सब के सब क्या करा गया है, आपके डिग्रीज में इंडिकेट करी गई है। अब यहां पे देखना 0 डिग्री जो है आपके प्राइम मेरिडियन है, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जरा ध्यान देना है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 180 लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ करी गई है। फिर उसी तरह से वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी 180 लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ करी गई है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 180, बल्कि हम लोगों ने लैटिट्यूड्स में 90 पढ़ा, बट लॉन्गिट्यूड्स के केस में 180 ड्रॉ करा गया है। तो सोचो अब टोटल हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स कितने हो जाएंगे, 360 डिग्री हो जाएंगे। आप वहीं पे बोलेंगे भाई हमने तो प्राइम मेरिडियन को छोड़ रखा है, तो प्राइम मेरिडियन को जैसे ही आप अटैच करोगे तो 361 हो जाएगा। लेकिन आपने याद रखना है कि 361 लॉन्गिट्यूड्स नहीं होता है, लॉन्गिट्यूड्स टोटल जो होते हैं वो 360 ही होते हैं। क्यों, क्योंकि लास्ट का जो ये 180 डिग्री वाली जो लाइन है ना, लास्ट का जो ये आप 180 डिग्री वाली लाइन जो देख रहे हो आप, वो एक ही लाइन है। बिकॉज वो लाइन क्या हो रहा है कि आपके इधर से भी जाके वहां मैच हो रहा है, और वो लाइन इधर से भी जाके वहीं पे मैच हो रहा है, यानी ये इधर से भी गिन लेता है अपने आप में, ये कभी इधर से भी गिन लेता है अपने आप में। मतलब ये एक कॉमन काम कर रहा है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर के लिए भी काम करा जा रहा है, और ये आपके वेस्टर्न हेमिस्फीयर के लिए भी काम करी जा रही है। सो आपने क्या करेंगे, दो 180 के बजाय 1 ही 81 लेंगे, तो इस हिसाब से फिर 361 में से 1 माइनस कर देंगे, तो आपके लॉन्गिट्यूड्स कितने बन जाएंगे, 360 बन जाएंगे। तो सो आपने याद रखनी है कि नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स जो है वो कितने हैं, 360 ही है, ना कि 361, ठीक है। अब आगे मूव करते, अब यहां पे देखेंगे लैटिट्यूड से हमें तो हीट जोन्स के बारे में पता चला, बट लॉन्गिट्यूड से हमें टाइम जोन के बारे में पता चलेगा। किसके बारे में, टाइम जोन के बारे में पता चलने वाला। ये पूरा का पूरा टाइम जोन है, आप देख पा रहे हो, मैंने पूरा ड्रॉ यहाँ पे एक पिक्चर ही डाल दिया है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली अच्छी हो, ठीक है। ये पूरा टाइम जोन है, ठीक है, पूरा दुनिया है, ये पूरा अर्थ है हमारा, ठीक है। आप देख पा रहे हो, ये नॉर्थ अमेरिका है कंप्लीटली, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये एशिया है कंप्लीटली, ये ऑस्ट्रेलिया है,
नीचे में यहाँ पे नहीं दिख रहा है, थोड़ा इधर अंटार्कटिक है, ठीक है। तो आपने यहाँ क्या करनी है, ये जो लाइन दिख रहा है ना आपको, जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, ये टाइम जोन्स हैं। और टोटल कितने टाइम जोन्स हैं आपके? 24 टाइम जोन्स है। कितने हैं? 24 टाइम जोन में डिवाइड करा गया, 24 टाइम जोन्स में डिवाइड करा गया। ये बात आपने याद रखनी है। अब जरा आगे देखो ये कैसे हुआ। अब लॉन्गिट्यूड एंड टाइम का क्या रिलेशन है, आप इसे कैसे पता कर सकते हो कि लॉन्गिट्यूड से हम टाइम को कैसे रिलेट करें। तो उसके लिए एक छोटी सी स्टडी यहां पे देख लो। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon। एक बात मैं पीछे और बता देता हूं आप लोगों को कि ये जो आपने प्राइम मेरिडियन दिख रहा है ना, ये प्राइम मेरिडियन लंदन के ग्रीनविच से होकर के निकलती है। लंदन में एक ग्रीनविच शहर है, ग्रीनविच, ठीक है। उस शहर से होकर के ये बीच में क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है, गुजर रहा है। अब जैसे यहां पे आप देख सकते हो, यहां ये दिख रहा है, ये प्राइम मेरिडियन, इसे ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं। ये जो डार्क लाइन दिख रहा है ना, ब्लैक सा, ठीक है, यहां पे, तो ये आपका प्राइम मेरिडियन है। अब यहां पे देखो, ये आपका यूनाइटेड किंगडम है, यूके, ठीक है। अब यहां जो ये क्रॉस कर रहा है ना, यहां से, यहां पे एक शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच, ठीक है। और इसी वजह से इसका नेम भी ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन के साथ साथ। जरा आप देखिए, ये जो है ना लाइन कंप्लीटली हमारे अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा है। इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा है और इधर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मतलब यहां पे अगर 12 बज रहा है, सपोज कर लो, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, सपोज कर लेते हैं यहां पे अगर 12 बज रहा है, तो उसके हिसाब से हम टाइम को इधर भी मैच कर सकते हैं और इधर भी मैच कर सकते हैं। अब उसके लिए देखो जरा क्या होता है। तो व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, मान लेते हैं कि क्या होता है कि सन जो है ना कंप्लीटली ग्रीनविच पे गिर रहा है, वर्टिकली ग्रीनविच पे है, लंदन शहर पे, यानी प्राइम मेरिडियन में। सो ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव द मिड डे और नून। तो यानी उस लाइन पे, यानी इस लाइन पे जितनी जगह है ना, इस लाइन पे जितना जी जगह आ जा रहा है, जैसे कि ये अफ्रीकन के कुछ कंट्रीज आ जा रहे हैं, यूरोप के कुछ कंट्रीज आ जा रहे हैं, यानी इस पूरे लाइन पे जितने भी प्लेसेस हैं, ये सब पे दोपहर होगा। इस पूरे लाइन पे सब पे क्या हो जाएगा? दोपहर होगा, जब आपका सन वर्टिकली इस लाइन पे गिरता होगा। नेक्स्ट, सो एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हमें अच्छी तरह से पता है कि अर्थ जो रोटेट करता है वो कुछ इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मूव करता है, यानी वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, यहां से इधर मूव कर रहा है। अच्छी तरह से पता है हमें कि ये वेस्ट टू ईस्ट क्या करता है? मूव करता है। रुको मैं जरा इसको इरेज कर देता हूं, यहां बहुत ज्यादा कचरा हो रहा है। सो अब जरा इधर देखना, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। अब जरा देखना, अब यहां पे क्या बोली जा रही है कि अगर यहां पे 12 बज रहा है यानी दोपहर हो रहा है, तो जितने भी टाइम इधर जाएगा ना, वो आपका क्या होता जाएगा? आगे होता जाएगा, धीरे धीरे आगे होता जाएगा। और ये थोड़ा सा पीछे रहेगा, एक थोड़ा सा क्या रहेगा? इधर पीछे रहेगा। अब जरा यहां पे देखो, सो ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज दे फॉलोज। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन 24 आवर्स। इसको अच्छे से समझिए आप। हमारा अर्थ एक पूरा सर्कल कंप्लीट करता है, मान लेते हैं ये सर्कल है, और सर्कल कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। सर्कल जो होता है 360 डिग्री का होता है, और इस 360 डिग्री को कंप्लीट करने में हमारा अर्थ 24 आवर लगाता है, यानी 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट कर जाती है, मतलब एक पूरा का पूरा अर्थ का चक्कर लगा देता है। अब विच मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि 15 डिग्री एन आवर और इन 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके 360 डिग्री को मूव करने में अगर 24 घंटा लगा रहा है, यानी 24 घंटे में अगर 360 डिग्री मूव कर रहा है, तो जरा बताइए एक घंटे में कितना मूव करेगा? 360 से 24 को डिवाइड करेंगे तो इधर आ जाएगा 15 डिग्री, यानी 1 आवर में हमारा अर्थ जो मूव कर जाता है वो 15 डिग्री मूव कर जाता है। मतलब 24 घंटे में अगर हमारा अर्थ 360 डिग्री घूम रहा है, तो एक घंटे में कितना डिग्री घूमेगा? वो 15 डिग्री, 15 डिग्री मूव करेगा। अब उसी के साथ साथ अगर उसे और हम अगर रिड्यूस करेंगे कि अगर वो 15 डिग्री अगर वो 60 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, यानी 1 घंटा को मिनट्स में कन्वर्ट कर रखे हैं, कि अगर मान लेते हैं वो अगर 15 डिग्री
60 मिनट में अगर कंप्लीट करता है तो 1 डिग्री को मूव करने में कितना मिनट का टाइम लेगा, उसको 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 4 जा कितना हो जाए 60, यानी 1 डिग्री को मूव करने हमारा अर्थ कितना टाइम लेता है, 4 मिनट्स का टाइम लेता है। यानी 1 डिग्री को वो 4 मिनट में मूव कर जाता है, यानी 1 डिग्री को 4 मिनट में मूव कर जाता है। तो उसी तरह से 360 डिग्री को मूव करने में वो 24 घंटा लगाता है। अब आगे देख लें हम, thus when it is 12 noon at Greenwich, it's the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4 minutes। अब जरा यहां पे देखो क्या कहा जा रहा है कि 1 डिग्री को मूव करने में अगर 4 मिनट का टाइम ले रहा है 1 डिग्री को मूव करने में। अब यहां से कहा जा रहा है कि thus when it is 12 noon and Greenwich, मान लेते हैं ग्रीनविच में, यहां पे देखो अब इस ग्रीनविच में कितना है, 12 बज रहा है। इसको समझिए अब तरह ध्यान से, यहां पे कितना टाइम हो रहा है, दोपहर के ठीक 12 बज रहा है, दोपहर के ठीक 12 बज रहा है। और ये जो डिग्री है वो 0 डिग्री में, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री में और 12 बज रहा है। अब आगे आपसे बात करी जा रही है कितने डिग्री की, 15 डिग्री ईस्ट की बात करी जा रही है। तो 15 डिग्री तो इधर तो हमने पता है कि ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब इधर 15 डिग्री जाएंगे तो यहां 0 है तो 1 2 3 4 करके मान लेते हैं यहां पे आ गया 15। सपोज कर लेते हैं यहां पे 15 डिग्री का लॉन्गिट्यूड यहां पे गुजर रहा है, 15 डिग्री का लॉन्गिट्यूड यहां पे गुजर रहा है। तो अब जरा यहां पे देखो 15 इंटू क्या करी गई है, यहां पर 4 करी गई है। क्यों 4 करी गई है कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 1 डिग्री को मूव करने में उसे कितना टाइम लगता है, 1 डिग्री को मूव करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। तो देखो इधर अब 1 डिग्री को मूव करने 4 मिनट लगा, तो मान लेते 15 डिग्री को अगर मूव करेगा तो उसे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 60 मिनट का टाइम लेगा। मतलब यहां से यहां तक का जो टाइम लगेगा ना उसको मूव करने में अर्थ को, वो 60 मिनट यानी 1 घंटे का टाइम लेगा, यानी 1 घंटे का टाइम लेगा। आपने याद रखना यहां पे 60 मिनट्स को आप यहां पे 1 आवर भी कह सकते हो। आगे देखिए जरा नेक्स्ट, सो 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम विच मींस 1 PM। अब हमने अच्छी तरह से अभी पढ़ा कि ईस्ट ऑफ ग्रीनविच रहेगा तो टाइम क्या करेगा, आगे भागेगा। अगर ईस्ट डायरेक्शन में रहेगा ना, ईस्ट डायरेक्शन में रहेगा तो टाइम आगे भागेगा, और वेस्ट डायरेक्शन में रहेगा तो टाइम थोड़ा पीछे रहेगा। तो जरा देखो यहां से लेकर के ईस्ट में यहां तक की अगर 15 डिग्री का टाइम है तो ऑब्वियस है कि यहां से यहां तक को अर्थ को ट्रैवल करने में 60 मिनट यानी 1 घंटा लगेगा। तो अब जरा बताओ अगर यहां पे 12 बज रहा है तो यहां तक आते आते टाइम कितना हो जाएगा, 1 PM होगा, 1 बजे दोपहर होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। अब यहीं पे हम इंडिया की बात कर लेते हैं, इसे मैं इरेज करके आपके इंडिया को दिखाता हूं जिससे अंडरस्टैंडिंग आपकी पूरी क्लियर हो। ये है आपका 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो कि 12 बज रहा है, मान लेते हैं अभी 12 बज रहा है, और हमारा इंडिया यहां पे है, हमारा इंडिया यहां पे है और प्राइम मेरिडियन यहां पे, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना वो जरा आप पता कर। तो यहां पे जो है ना इंडिया के बीच में जो है ना 82 हाफ डिग्री जो है ना 82 हाफ डिग्री ईस्ट यहां पे माना गया है। तो 82 डिग्री जो है ना क्या करा जाता है, यहां पर 82 डिग्री यहां पे माना जाता है। यहां पे 0 डिग्री से लेकर के 82 डिग्री के बीच तक का फासला है। तो मान लेते हैं 1 डिग्री को जाने में उसे कितना टाइम लगता है, 4 मिनट्स का टाइम लगता है। तो 82 को जाने में कितना मिनट्स का टाइम लगा, अप्रॉक्स में मैं निकाल रहा हूं। तो 82 इंटू 4 करोगे आप, यानी 4 2 8 8 2 8 4 32, यानी 328 मिनट्स लगेगा। तो 328 मिनट्स को अगर आप आर में डिवाइड करोगे तो मेरे ख्याल से 5 घंटा 5 आवर 30 मिनट्स बनेगा। कैसे, क्योंकि 5 घंटा 5 आवर का मतलब हो जाएगा 1 घंटा में 60 मिनट, तो 5 घंटा में कितना हो जाएगा, 300 मिनट हो जाएगा। 300 मिनट इधर, 30 मिनट इधर, तो 330 मिनट और 328 मिनट, 2 मिनट का फर्क है। तो मैंने कहा अप्रॉक्स में ले रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे इंडिया और ये प्राइम मेरिडियन के जो बीच की दूरी है ना वो 82 डिग्री का क्या है, फासला है। 82 डिग्री का डिस्टेंस है। यानी अगर टाइम में देखा जाए तो 328 मिनट्स का, अगर आर में चेंज करेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट का डिफरेंस है। कितने घंटे का, 5 घंटा 30 मिनट का। तो इससे हमें यह समझ में आएगा कि अगर दोपहर के 12 बजे हैं अगर यहां पे ग्रीनविच लंदन में, तो हमारे इंडिया में शाम के 5:30 बजे होंगे, शाम के 5:30 बजे होंगे। बात समझ में आई कि नहीं? वो आपके मूव करेगा आगे, वो मूव करेगा, इधर पीछे चला जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, हम आगे में आ जाएंगे। अब जरा आगे देखिए इधर,
सो बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच, हमने तो ईस्ट की बात कर ली, अब थोड़ा अगर हम लोग वेस्ट की बात कर लेंगे, सपोज हमने यहां पर 15 डिग्री इधर तो आ गए, अब मान लेते 15 डिग्री हम पीछे मूव कर गए, 15 डिग्री हम पीछे चले गए, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आ गए, हम अगर वेस्ट साइड में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखो इधर इधर, टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच टाइम बाय 1 आवर, दैट इज 11 AM। अब कैसे, जरा देखो यहां पर, अब जैसे हमने यहां पे 15 डिग्री देखा तो 1 घंटे का फासला हो रहा है, तो 1 घंटे का फासला तो इधर भी होगा, लेकिन इस साइड में क्या हो रहा है कि आगे बढ़ेगा, ये ना 12 के बाद 1 बजेगा, लेकिन इस साइड में क्या होगा, 1 घंटा पीछे जाएगा, 12 से पहले क्या होता है 11 बजता है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर 11 AM होगा, और यहां पे 12 PM होगा, और यहां पे 1 PM होगा। तो अंडरस्टैंडिंग हुई कि कैसे टाइम का डिफरेंस करते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना है कि ये आपका प्राइम मेरिडियन है, जो 0 डिग्री लंदन यानी ग्रीनविच होकर के गुजरती है, वो आपका मेन पॉइंट है। वहां से अगर आप ईस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ आते हैं तो टाइम आगे बढ़ेगा, 12 के बाद 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा, लेकिन वहीं पे आप अगर पीछे जा रहे हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पीछे जाएगा, यानी 12 से पहले 11 होगा, 10 होगा, 9 बजेगा, फिर 8 बजेगा, 7 बजेगा, यानी पीछे उसमें जाता जाएगा। तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है। सो आगे मूव करते हैं। So similarly 180 degree it will be midnight when it is noon at Greenwich। अब उसी तरह से अगर मान लेते हैं इस ग्रीनविच पे अगर आपका कितना बज रहा है, 12 बजे अगर दोपहर हो रहा है, तो यहाँ पे जो 180 डिग्री का जो लाइन ये दिख रहा है कर्व करके जो बना हुआ है, ये 180 डिग्री का लाइन है, यहाँ पर डेट लाइन भी बोलते हैं इसको। तो ये 180 डिग्री का जो कि सिंगल लाइन है, ये उधर से भी आके यहीं पे मिल जाएगा और इधर से भी जाके यहीं पर। तो यानी यहाँ अगर पूरा पूरी अगर 12 बज रहा है दोपहर का, तो यानी 180 डिग्री में ये पूरा पूरी 12 बजे रात होगा, कंप्लीटली मिडनाइट होगी। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखना है। तो ये थोड़ी सी पॉइंट था लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का। अब हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले। तो देखो भाई, लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स को ड्रॉ करने का 2 मकसद तो पता चला कि लैटिट्यूड से हम हीट जोन्स को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, हीट जोन्स का क्लासिफाई कर रहे हैं। बट लॉन्गिट्यूड में हमें क्या हुआ कि हम टाइम को कर पा रहे हैं, टाइम को मेजर कर पा रहे हैं, टाइम की पूरी अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हैं कि इसमें टाइम को हम कैसे अंडरस्टैंडिंग करें। उससे भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये होता है, 1 सेकेंड, हाँ, उससे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये हो जाता है हम सबके लिए कि भाई ये अर्थ जो है हमारा बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, यहां पे किसी भी लोकेशन को ट्रेस करना इतना आसान नहीं है। तो अगर यहां पे ये अगर राउंड सा हमारा अर्थ है और इस पे अगर हम डाल देते हैं लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स डाल दिया जाता है, कुछ इस तरह से डाला जाता है, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड्स है, अब उसी के साथ इधर से लैटिट्यूड्स डाल दिया जाता है, तो इसे हम बोलते हैं अर्थ का ग्रिड, अर्थ ग्रिड बोलते हैं जिसे हम लोग। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का एक शेप बन जाता है, एक नक्शा। मेरे को यहाँ पे ऐड करना था, मैंने ऐड नहीं करा, शायद मेरे जहन से बात उतर गई, तो मैं कोई नहीं, मैं ऐसे ही समझा देता हूं। तो जैसे ही आपने फिर क्या करोगे, ये सारे लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स को एक अर्थ में ला करके अटैच करोगे ना, तो ये कुछ इस तरह का एंगल तैयार, एक फिगर तैयार करेगा, जिसे हम बोलते हैं अर्थ ग्रिड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, अर्थ ग्रिड बोलते हैं। ठीक है, इस अर्थ ग्रिड में क्या होता है कि आप किसी भी लोकेशन को बड़ी आसानी से ट्रेस कर सकते हैं, बड़ी आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। तो और सबको समझने के लिए उसमें क्या दे रखा है बड़ी आसानी से कि एंगल्स में डिवाइडेड है। लैटिट्यूड्स भी 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, उस तरह से डिवाइडेड। लॉन्गिट्यूड्स भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 0 डिग्री से स्टार्टेड 1 2 3 4 5 करके 180 तक डिवाइडेड है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न में भी, सदर्न में भी। तो इस तरह से आप किसी भी लोकेशन को बहुत ही आसानी के साथ ट्रेस कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, और ज्योग्राफर्स के दिमाग में ये बहुत बढ़िया सा आइडिया आया कि भाई इतने बड़े से अर्थ में किसी एक पर्टिकुलर जगह को हम कैसे लोकेट कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसे लाइन्स ड्रॉ करते हैं जिसकी सहायता से हम क्या कर सकेंगे, पूरी दुनिया की किसी भी लोकेशन को बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकेंगे। तो ये कुछ रीजन था लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स को क्या करने का, ड्रॉ करने का। तो एक बात याद रखना, ये इमेजिनरी लाइन है, ये कुछ रियलिटी में, रियल में आपके अर्थ खोद करके लाइन नहीं डाला गया, ये बात याद रखना है आपको। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो सैटेलाइट के जरिए डाल दिया गया है। ठीक है, और आप गूगल मैप वगैरह जहां पर भी जाकर के देखेंगे तो बड़ी आसानी से आप लोगों को ये जगह देखने को मिल जाएगा। ये सैटेलाइट के जरिए डाला गया है उस पर। ठीक है, बस इतना ही से था इसमें। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। अब देखते हैं व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। और एक इंपॉर्टेंट बात यहां आ जाती है कि आप मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो देखेंगे ना, पूरी की पूरी दुनिया में
मतलब पूरा दुनिया जो है कॉन्टिनेंट में डिवाइडेड है और सारे कॉन्टिनेंट कंट्रीज में डिवाइड है। तो सारे के सारे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में, सब तो नहीं कह सकते, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में क्या होती है कि अपना अपना एक स्टैंडर्ड टाइम मान करके चलता है, अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम होता है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज का, जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं जितने भी पूरी दुनिया में। जैसे कि हमारे इंडिया को भी अपना एक टाइम आई मीन स्टैंडर्ड टाइम जो कि 82 हाफ डिग्री ईस्ट को एज्यूम करा जाता है। 82 हाफ डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को क्या करा जाता है, एज्यूम करा जाता है, ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये आप इंडिया देख पा रहे हो। अब यहां पे ये लॉन्गिट्यूड आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रहा है तो लॉन्गिट्यूड ही आएगा। और ये लॉन्गिट्यूड का जो जगह है जो है 82 हाफ डिग्री ईस्ट में, यू नो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया है तो ईस्ट तो होना ही है, और जगह कहां पर 82 हाफ डिग्री ईस्ट में। और ये लाइन कुछ इस तरह से यहां पे गुजर रहा है, और इससे क्या हो रही है कि हमारे इंडिया का ये अपना एक स्टैंडर्ड मेरिडियन माना जाता है। अब यहां पे देखो, ये अरुणाचल प्रदेश है और ये आपका लास्ट का पीक पॉइंट गुजरात है, यानी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में भी टाइम का बहुत बड़ा लैग आ जाता है। 2 घंटे का कमोबेस्ट कितने का डिफरेंस हो जाता है, 2 आवर का लगभग में क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। तो 2 घंटे का डिफरेंस को खत्म करने की वजह से, खत्म करने के लिए क्या करा गया है, एक स्टैंडर्ड बीच में टाइम मान लिया गया है कि भाई साहब इसको अगर हम लोग 0 मान लेंगे तो 1 घंटा इधर है, 1 घंटा इधर है। तो इससे हमारा टाइम टेबल बनाने में बहुत ही आसानी होगी। और खास तौर से किसका टाइम टेबल, यू नो प्लेन का, फ्लाइट का जो टाइम टेबल है ना, क्योंकि फ्लाइट तो लंबा लंबा यू नो डिस्टेंस कवर करता है, उसी तरह से ट्रेन भी लंबा लंबा डिस्टेंस कवर करता है। हमारा क्या भाई, हम यहां से निकलते हैं रूम से बाहर, बाहर से फिर अंदर आ जाते हैं, तो हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है। बट ट्रेन वगैरह क्या है ना कि लंबी डिस्टेंस कवर करती है और फ्लाइट भी काफी लंबी डिस्टेंस कवर करती है, तो उसे टाइम का मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है टाइम मैनेज करने में। सो इस वजह से यहाँ पे एक स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन यू नो एज्यूम किया गया है, जिससे टाइम को अच्छी तरीके से कैलकुलेट किया जा सके और उसका बढ़िया तरीके से यूज करा जा सके। इसी वजह से क्या करा जाता है, स्टैंडर्ड टाइम मान के चला जाता है। तो हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है भाई, 82 हाफ डिग्री ईस्ट, याद रखना है। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, सो इट इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसी वजह से इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, आप एब्रिविएशन में IST कह सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ना, कितने स्टेट्स को छू करके बाहर निकला है, हमारे कितने इंडिया के स्टेट्स को छू के बाहर निकला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कोई बन जाता है, तो ये ध्यान नहीं देना। ये ऊपर चाइना का जगह है, ये नेपाल का जगह है, ये अपना स्टेट्स है, ये यूपी है, आपने देखना है ये यूपी है, ये छोटा सा MP यानी मध्य प्रदेश का भाग को कट किया है यहाँ पर, और नीचे ये छत्तीसगढ़ है, और नीचे ये उड़ीसा है, और ये नीचे आपका आंध्र प्रदेश है। यानी 1 2 3 4 5 स्टेट्स को कट करके बाहर निकला है। क्या क्या है, एक तो यूपी है उत्तर प्रदेश, दूसरा आपका MP है मध्य प्रदेश, तीसरा आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, स्पेलिंग ठीक लिखा क्या मैंने, एनीवे ठीक ही होगा, ठीक है। उसके बाद ओडिशा आ जाता है, ठीक है, देन फाइनली आंध्र प्रदेश आ जाता है। तो ये 5 स्टेट्स को कट करके ये आपके IST क्या करा है, क्रॉस करा है, ये बात याद रखना है। सो इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 मिनट्स इज 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ GMT। मैंने इसको अंडरस्टैंडिंग कराया, अभी आपको फिर समझ में अगर नहीं आया तो आप थोड़ा खुद से कोशिश करें कि अगर 1 घंटा 1 डिग्री को क्रॉस करने में हमारे अर्थ को अगर 4 मिनट का टाइम लगता है, तो भाई ये 82 हाफ डिग्री ईस्ट यानी इतना दूर है, तो बताइए इसे क्रॉस करने में हम यहाँ तक कि ट्रैवल करने में हमारे अर्थ को कितना टाइम लगेगा। एग्जैक्टली जो टाइम लगेगा वो 5 घंटा 30 मिनट लगेगा। बट आप करके देखो कि कैसे 5 घंटा 30 मिनट लगता है, एग्जैक्टली होता है या नहीं, तब फिर हमको कॉमेंट करके बताओ, तब फिर देखता हूं क्या होता है इसका, ठीक है। सो याद रखना है इंडिया का ये स्टैंडर्ड टाइम है। और एक इंपॉर्टेंट बात आगे चलते हैं, फाइनली हम लोगों ने शायद यहाँ पे लास्ट पड़ाव पे, लास्ट फेज पे पहुंच चुके हैं इस चैप्टर का। कुछ इस तरह से यहाँ पर कि सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ऑब्वियस सी बात है कि वर्ल्ड के ही कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस ना बहुत ज्यादा है, जैसे कि रशिया की बात कर लो, कनाडा की बात कर लो, उसी तरह से आप USA की बात कर लो, ब्राजील की बात कर लो, चाइना की बात कर लो, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो। ये कुछ कंट्रीज हैं जिसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज्यादा बड़ा है, और जिसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ज्यादा बड़ा होगा तो वो से हर हाल में एक से ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम भी अडॉप्ट करने होंगे, एक से ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम भी अडॉप्ट करने होंगे। कैसे देख सकते, मैं बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल रशिया, अगर हम लोग रशिया की बात करेंगे, देयर आर एज मेनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स। आप सोच सकते हो हमारे इंडिया को एक ही स्टैंडर्ड टाइम है, बट अगर रशिया की बात करें ना तो 11 टाइम जोन है, 11 11 स्टैंडर्ड टाइम्स है।
वो कैसे, अब जरा देखो भाई साहब, ये पूरा मैंने रशिया का पिक्चर यहाँ पे चिपका दिया है। अब रशिया यहां से लेकर के भाई इतना दूर तक फैला हुआ है, देख पा रहे हो। अब इसमें कितने सारे लॉन्गिट्यूड्स क्रॉस किए गए होंगे, देख पा रहे हो, ये लॉन्गिट्यूड्स को जिस तरह ना क्रॉस करता है। तो इतने लॉन्गिट्यूड्स में टाइम का तो वेरी, अब हमारा इतना छोटा सा इंडिया में 2 घंटे का लैगिंग हो जाता है, तो जरा बताओ इतना बड़ा सा रशिया में कितने घंटे का लैगिंग होता होगा। इस वजह से यहाँ पे क्या करा गया है, रशिया को कितने टाइम जोन है, 11 टाइम जोन है, जो हर एक कलर में डिवाइडेड। जरा देखो, एक टाइम जोन यहाँ पे, दूसरा टाइम जोन, तीसरा टाइम जोन यहाँ पे है, चौथा टाइम जोन है, पांचवा टाइम जोन है, छठा टाइम जोन है, सातवां है, आठवां है, नौवां है, 10वां है, 11वां है, 11 टाइम जोन है आपके क्या, रशिया। याद रखना, क्यों, क्योंकि जिसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ज्यादा होगा ना, तो उसके उतने ही आपके टाइम जोन्स यानी स्टैंडर्ड टाइम्स ज्यादा होएगा, याद रखना। अब आगे देखो, द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स फॉर 1 आवर ईच। मैंने बताया था उस वक्त कि हमारे पूरे अर्थ को जो है ना 24 टाइम जोन्स में क्या करा गया है, डिवाइड करा गया है। और उसे क्यों ऐसा करा गया है, क्योंकि 24 घंटा में हमारा अर्थ जो है ना 360 डिग्री घूम जाता है, तो हर 1 घंटा पर एक एक टाइम जोन बना दिया गया। एक घंटा पर 1 घंटा गुजरा, दूसरा टाइम जोन आ गया, दूसरा घंटा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उस तरह से क्या करा गया है कि जितने घंटे हैं उतने टाइम जोन्स में हमारा अर्थ क्या है, डिवाइडेड है। और इसे डिवाइड करा गया था आई थिंक 1848 को, कंफ्यूज्ड है मे भी, नहीं 1848 को। तो इसे 1848 को क्या करा गया था, 24 टाइम जोन्स में अर्थ को डिवाइड करा गया। और याद रखना है, ईच जोन दस कवर्स 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और हर एक जोन 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर कर रहा है। ऑब्वियसली कैसे, क्योंकि अगर 24 टाइम जोन्स हैं और एक 15 डिग्री पे डिपेंड है, तो 360 डिग्री तो आ रहा है ना, और हमारा अर्थ कितना डिग्री मूव करता है कंप्लीट, 360 डिग्री, यानी एक टाइम जोन्स पे 15 डिग्री का लॉन्गिट्यूड्स, 15 लॉन्गिट्यूड्स क्रॉस करा जाता है उसमें। तो ये थी पूरी कहानी, किस्सा। तो होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई है। वो छोटा सा, बट मैंने समझाया तो शायद इतना बड़ा लग गया आप लोगों को, या फिर इतना बड़ा हो गया, बट है बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है और छोटा सा ही है। लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स, ग्लोब अर्थ पे 2 लाइन ड्रॉ करा गया, लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स ईस्ट वेस्ट में, लॉन्गिट्यूड्स नॉर्थ साउथ। इक्वेटर है एक लैटिट्यूड जो 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। एक प्राइम मेरिडियन है जो ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और अगर लैटिट्यूड की बात करें तो वो हमें बताता है आई मीन स्पेशली हीट जोन्स के बारे में, और लॉन्गिट्यूड स्पेशली हमें बताता है टाइम वगैरह के बारे में। और इन शॉर्ट अगर दोनों को एक जगह दोनों जगह अगर उसे मर्ज कर दें तो एक ग्रिड बन जाता है, जिस ग्रिड से हम क्या करते हैं, किसी भी लोकेशन को बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। बस इतना सा कहानी और उससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके, बस इतना ही। आगे देखते हैं कुछ है क्या, नहीं बस इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो वॉच करा आपने, और वीडियो को शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ नहीं, बस इतना ही। एंजॉय करो, चैप्टर 2 एंड हुआ यहाँ पर, ठीक है। डोंट वरी, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। बाय बाय, सी यू।